नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। राहुल गांधी किसे डरपोक बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल किसे महान बता रहे हैं, और होली पर क्यों ध्यान लगा रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों गर्दन कटाने की बात करने लगी है, शरद पवार क्यों नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, मोदी के सियासी विरोध में कितने लोग हैं जो कुश्ती के मूड में हैं और कितने हैं जो दोस्ती करना चाहते हैं, क्या होली के बाद एंटी मोदी मोर्चा एक हो जाएगा या फिर तीन टुकड़े में बंट जाएगा। खबर है कि राहुल गांधी ने लंदन में जो बातें कही हैं उससे उनकी पार्टी के कुछ नेता भी कंफर्टेबल नहीं है। ऑपोजिशन के कुछ बड़े बड़े लीडर्स भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल को बदला हुआ नेता मानते थे, लेकिन लंदन में राहुल की रोज स्पीच सुनते हैं और फिर राहुल से दूर रहने की सलाह देते हैं। मोदी विरोधियों के खेमे में पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिससे नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का रास्ता बहुत आसान हो गया है। मोदी को 24 वाला होली गिफ्ट 23 में ही मिल गया है। राहुल, केजरीवाल, अखिलेश, उद्धव, ममता, आप किसी भी विरोधी का नाम ले लीजिए, क्या मोदी का रास्ता उनके तमाम विरोधियों ने ही क्लियर कर दिया है? क्या मोदी को बतौर प्रधानमंत्री थर्ड टर्म मिलना उनके सियासी दुश्मनों ने ही कंफर्म कर दिया है? तो क्या लोकसभा में 52 सीट वाली कांग्रेस 2024 में देखती रह जाएगी और मोदी बहुत आगे निकल जाएंगे? क्या 3 सीट वाली समाजवादी पार्टी, 19 सीट वाले ठाकरे, 23 सीट वाली दीदी, या कहें पूरा का पूरा विपक्षी शॉक्ड रह जाएगा? सवाल है कि यह कैसे होगा? क्या वाकई मोदी लगातार तीसरी बार विनर बनेंगे? विपक्ष का कौन कौन सा पैंतरा 24 में जबरदस्त तरीके से बैकफायर करेगा? हैशटैग राहुल बिट्रेज भारत देश दुनिया में ट्रेंडिंग है। राहुल ने बैक टू बैक दूसरे दिन बातें ही कुछ ऐसी कही हैं। आरोप भी कैसे कैसे। मोदी विपक्ष का दमन कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, आरएसएस ने सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने तो यह तक कह दिया कि आरएसएस और आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। The RSS, fundamentalist fascist organization, captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood. राहुल ने लंदन में विवादित बयानों वाला जो बम फोड़ा है उसका विस्फोट हिंदुस्तान में हुआ है। फुल डिटेल आगे देंगे। आम आदमी पार्टी भी हर घंटे बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी है, मोदी पर अटैकिंग है। केजरीवाल खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं, मोदी के खिलाफ हेट स्टोरी फैला रहे हैं। अब केजरीवाल खुद भी ध्यान लगाएंगे, लोगों से भी ध्यान लगवाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद सिसोदिया को महान बताएंगे, मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। मैंने तय किया है कि मैं इस बार होली वाले दिन पूरा दिन देश के लिए ध्यान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूजा करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे, अगर आप भी देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, तो मेरी आपसे अपील है, होली मनाने के बाद थोड़ा समय निकाल के आप भी देश की खातिर मेरे साथ भगवान की पूजा करना, ध्यान करना। मोदी के देसी दुश्मनों ने विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। ब्रिटेन से लेकर इंडिया तक चीन की बीन बजा बजाकर मोदी को चढ़ाया जा रहा है। हर घंटे हर मिनट मोदी को ही ताना मारा जा रहा है। कौन कहां पर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है, मोदी सबकी डिक्शनरी रेडी कर रहे हैं। और जब मोदी के विरोधियों की पोल खोलने वाली डिक्शनरी खुलेगी तो विपक्ष क्लीन बोल्ड हो जाएगा। विपक्ष नॉन स्टॉप मोदी को टारगेट करता है, मगर अब गेम में एक ट्विस्ट आ गया है। अब प्रधानमंत्री ने अपने टारगेट सेलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त बीजेपी का टारगेट नंबर 1 है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं?
कि भारत में हमें बोले नहीं दिया जाता। अपशब्द बोले, गाली दिया। अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? राहुल विदेश जाएं, किसी को आपत्ति नहीं है। राहुल भीड़ को बुलाएं, फोटो खिंचवाएं, लंदन में बैठकर 24 वाला माहौल बनाएं, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत तब आती है जब राहुल विदेश में बैठकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं। 15 अगस्त 2022 को मोदी ने देश को 5 प्रण दिलाए थे। उन्हीं में से एक प्रण था गुलामी के विचारों से आजादी, गुलाम सोच से मुक्ति। लेकिन 6 महीने बाद राहुल क्या मंत्र दे रहे हैं? वो अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र में दखल देने के लिए इनविटेशन भेज रहे हैं। 24 में चुनाव जीतने के लिए एक तरह की गुलामी को ही कबूल कर रहे हैं। Democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India. Right? And what you do about it is of course up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. थोड़े से सियासी फायदे के लिए राहुल जब ऐसा कहते हैं तो वो सिर्फ मोदी को टारगेट नहीं करते, वो उस लोकतंत्र को निशाना बनाते हैं जिसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया देती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल एक कैलकुलेटेड प्लान के तहत इस तरह की बातें कर रहे हैं और कांग्रेस का इकोसिस्टम सिलसिलेवार ढंग से राहुल की सोच को हिंदुस्तान पर थोपने की कोशिश कर रहा है। लगातार संविधान की बखिया उड़ेड़ रहे हो, लोकतंत्र के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, पार्लियामेंट के डिस्कशन के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो। ऐसा क्यों मोदी जी? देश आपसे जानना चाहता। और ये मैं ही नहीं कह रहा, देश के 3 सिटिंग न्यायाधीश ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। पर मोदी जी को इससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। एक बात पक्की हो गई, लोग ये तो जानते ही थे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को जन्म दिया 1885 में, और ये कहकर जन्म दिया कि हिंदुस्तानी लोग जो अपनी आज़ादी के लिए और आक्रामक होते जा रहे हैं, उनकी इस आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए संस्था बना रहे हैं। और आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है, और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है। इसलिए पूरी कांग्रेस ने और देश ने विचार करना चाहिए, जो देश में हुकूमत के लिए विदेश की मदद ले और उस इंग्लैंड की मदद ले जिससे हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए लाखों लाख कुर्बानियाँ दी। ये उन सब कुर्बानियों का भी अपमान है, बल्कि मैं कहूँगा राहुल वह अपने बुजुर्गों का भी अपमान कर रहा है। विडंबना यह है कि मोदी के खिलाफ जो भाषा राहुल बोलते हैं, जिस तरह की एंटी आरएसएस लाइन राहुल देते हैं, सेम टू सेम वही लाइन हिंदुस्तान के दुश्मन भी अपनी टाइमलाइन पर चिपका देते हैं। RSS is you can call it a secret society.
It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. लंदन में बैठे बैठे राहुल ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी, आरएसएस को फासिस्ट और कट्टरपंथी बता डाला। इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे तो वो भी बिल्कुल राहुल जैसी भाषा ही बोलते थे। सबूत आपके सामने हैं। एक ऐसे टूल किट गैंग के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं जो अपने निहित स्वार्थों के कारण देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश में अराजकता निर्माण करना चाहते हैं। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कोई भी समझदार आदमी कैसे कर सकता है? इस तुलना से ही उनकी बुद्धि, उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। विभिन्न विरोधियों ने भी संघ की राष्ट्रभक्ति पर कभी प्रश्न खड़े नहीं किए, और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ तुलना करना तो मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। ये देश का दुर्भाग्य है। घर का लड़का घर की बात को घर में ना करे, मोहल्ले पर जाकर के पड़ोसियों पर चिल्लाकर बताए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बात तो ठीक है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में हिंदुत्व का जागरण बाधा बन रहा है, पर उसके कारण से ऊल जलूल आरोप लगाना यह तो कैसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता। राहुल की मोदी हटाओ, एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाओ की यह लिस्ट बहुत लंबी है। एक ऐसा ही नैरेटिव उन्होंने चीन को लेकर दिया है। राहुल कहते हैं भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी है। राहुल के मुताबिक यूरोप और अमेरिका के साथ यूक्रेन के रिश्तों को रूस स्वीकार नहीं करता। ठीक उसी तरह अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को चीन नहीं स्वीकार करता, इसीलिए एलएसी पर सेना तैनात करता है। The basic principle of Ukraine, the basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. The basic idea behind the troops in Arunachal and Ladakh is similar to what is happening in Ukraine. I mentioned this to the foreign minister. He completely disagrees with me and he thinks this is a ludicrous idea. हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही राहुल ये बयान देते हैं, अगले दिन चीन के विदेश मंत्री का यह बयान आ जाता है कि अमेरिका की चीन को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। क्या राहुल का बयान और चीन के विदेश मंत्री का बयान सिर्फ एक संयोग है या दोनों की लाइन सेम टू सेम है? राहुल गांधी, आप देश के बाहर जाकर के मोदी जी को गाली देते देते देश को बदनाम ना करें। जिस ढंग से आप भाषा कर रहे हैं, लग रहा है आप में देशभक्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप जब डोकलाम जैसा काम होता, जब आप तो वहां भी आप प्रश्न खड़ा करते, जब सेना पर के शौर्य पर प्रश्न खड़ा करते, ये विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करने की साजिश है। मुझे तो यही लग रहा है भारत को ही बदनाम कर रहे हैं। भारत विदेश में जाकर के भारत के प्रति नफरत फैला रहे हैं। मोदी भारत का विदेशों में तिरंगा झंडा को गर्वान्वित से लोग महसूस करके उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में मोदी का डंका पीट रहा है। पूरी दुनिया में लोग मोदी 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 कर रहे हैं। रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सारे लोग मोदी से हाथ मिलाना चाहते हैं। आपको यही लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इसीलिए पूरे दुनिया में, भारत में तो आप दौरा कर लिए, अब दुनिया का दौरा करके भारत को गाली दे रहे हैं। See, the way Rahul Gandhi is speaking whenever is in foreign soil,
I really sometimes doubt both his integrity as well as his intelligence. राहुल विदेश में जाते हैं तो लंदन में अपने चाहने वालों से जोर शोर से नारे लगवाते हैं। उनके समर्थक जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो चिल्लाते हैं और मौका मिलते ही राहुल ये फैलाते हैं कि जब वो भारत में होते हैं तो मोदी उन्हें बोलने नहीं देते, उनकी आवाज दबा देते हैं। राहुल जी का कहना ही आपको ये नहीं लगेगा कि राहुल जी ने कहा तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। हमको गाहे बगाहे हम लोगों को प्रतिदिन लगता है कि संसदीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर लगातार कुठाराघात हो रहा है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये स्वयं भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप परमानेंट तो नहीं रहिएगा ना सत्ता पक्ष, कभी तो आप विपक्ष होइएगा, कभी भी होइएगा, फिर आपको भी कष्ट होगा। मगर ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई। याद कीजिए, कुछ हफ्तों पहले ही संसद में राहुल ने मोदी के खिलाफ जमकर अनाप शनाप बोला था और जब प्रधानमंत्री ने संसद में बोलना शुरू किया था तो ये वही राहुल थे, ये वही राहुल की पार्टी थी, ये वही विरोधी थे जो आज ये कह रहे हैं कि मोदी उन्हें बोलने नहीं देते। उन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री को बोलने तक नहीं दिया था। अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है और जितना मैं जानता हूं किसी और ने भी संसद के अंदर और बाहर इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं कही। इसलिए जैसा मैंने कहा, नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, असत्य, गलत, इससे अप्रमाणित, अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। ये देखिए रिश्ता। राहुल का यह झूठ कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, वो तो पकड़ा गया। अब एक फैक्ट आपको दिखाते हैं। संसद में राहुल गांधी के प्रदर्शन की तुलना राष्ट्रीय औसत और स्टेट एवरेज से की जाए तो पता चलता है कांग्रेस सांसद की उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% और राज्य का औसत 84% है। शीतकालीन सत्र 2022 में राहुल की उपस्थिति 0% रही। यही स्थिति मॉनसून सत्र 2020 में भी थी। औसतन भारत के सांसदों ने 41 डिबेट में हिस्सा लिया। स्टेट एवरेज 68.2 है, वायनाड वायनाड से सांसद राहुल गांधी का स्कोर केवल 6 है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में 2019 और 2023 के बीच 92 सवाल पूछे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केरल के सांसदों का औसत 216 है और राष्ट्रीय औसत 163। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। राहुल पर यह तंज बीजेपी के नेता कंचन गुप्ता ने कसा है। यानी अगर कोई सांसद सदन में आ ही ना, अपना काम पूरा करे ही ना, तो फिर वो मोदी पर यह आरोप कैसे लगा सकता है कि मोदी उन्हें बोलने नहीं देते, उनकी आवाज दबाते हैं। ऐसा है, ये जो चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने आज 2 राज्यों में सरकार बनवा दी और कल वो तीसरी सरकार बनवा देंगे। 2 मुख्यमंत्री को शपथ दिलाकर मोदी अब से थोड़ी देर पहले असम के गुवाहाटी पहुंचे तो वहां उनको देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग खड़े थे। मोदी के विरोधी होली मनाने में मस्त हैं, नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में व्यस्त है। यह केवल आज की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पिछले 9 दिन से कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिसका असर 2024 में दिखेगा। अगर 24 में कोई आपसे यह पूछे कि मोदी की सीटें कहां से आई, तो हम आपको अभी बता देते हैं कि मोदी की सीटें कहां से आती हैं, मोदी की सीटें कैसे बढ़ती हैं। मेघालय फिर से मोदी कैंप में आ गया। नागालैंड भी दोबारा भगवा ध्वज के नीचे आ गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में काम खत्म कर लिया है। कल त्रिपुरा में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। अगरतला में मानिक साहा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वहां मोदी भी मौजूद रहेंगे। 3 राज्यों में कैप्टन अपॉइंट करके मोदी अगले मिशन में जोर शोर से जुट जाएंगे। मोदी का मिशन नेक्स्ट ऑलरेडी ऑन है। क्या आपको मालूम है कि पिछले 1.5 हफ्ते से प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी अगले 4 दिन और क्या करने वाले हैं? होली के दिन त्रिपुरा से गुजरात तक मोदी का शो कैसे चलेगा, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मोदी किस बड़े मिशन में लगे हैं। 12 दिन 12 मीटिंग्स, प्रधानमंत्री के 12 मिनट के संबोधन। सुबह 10 बजे मोदी की एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें होने वाला प्रधानमंत्री का संबोधन एक रात पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मोदी का यह शो लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है। इसमें मन की बात नहीं होती, इसमें 24 की बात होती है। मोदी का यह कार्यक्रम रेडियो पर नहीं आता, यह टीवी पर आता है। इसमें सिर्फ ऑडियो नहीं होता, इसमें वीडियो भी होता है। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं। जमाना नया है, वोटर की सोच नई है। अब पुराने पर्चे से मोदी का प्रचार नहीं होता। पर्चा लेकर कोई इधर उधर रख देता है। बुलेट पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहते, इसलिए प्रधानमंत्री 12 मिनट की फिल्म बना रहे हैं। 2024 में ये गांव-गांव में बजेगा तो मोदी के लिए कितने वोट लाएगा। ग्रीन ग्रोथ, खेती और सहकारिता, यूथ पावर, आखिरी आदमी तक पहुंच, ईज ऑफ लिविंग, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म, बुनियादी ढांचा और निवेश, हेल्थ, फाइनेंशियल सेक्टर, महिला सशक्तिकरण और विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मोदी ने वो टॉपिक चुने हैं जिन पर दूसरे नेता बात भी नहीं करना चाहते। चुनाव लड़ने की तो छोड़ ही दीजिए। क्या मोदी जो कर रहे हैं उससे वो लोकसभा की 120 सीटें एक्स्ट्रा जीत सकते हैं? जैसा कि अक्सर होता है, मोदी जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसे नोटिस नहीं किया जाता। विरोधी उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री का वो काम गेम चेंजर लगने लगता है। नोटबंदी से पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रमोशन मोदी का ऐसा ही काम था। कोविन ऐप लॉन्च करने से पहले आरोग्य सेतु का ट्रायल भी मोदी का गेम चेंजिंग मोमेंट था। क्या मोदी की 12 मिनट वाली फिल्म 24 का रिजल्ट सेट कर देगी? ऐसा क्यों हो सकता है? इसे बिल्कुल आसान जबान में समझिए। प्रधानमंत्री इन मीटिंग्स के जरिए पब्लिक को डायरेक्टली समझा रहे हैं। नौकरी रोजगार मिल रहा है तो मोदी ही दे रहे हैं। सस्ती दवाई का इंतजाम मोदी ही कर रहे हैं। राशन मिल रहा है तो मोदी ही दे रहे हैं। टीके लगे तो मोदी नहीं लगवाए। तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है तो मोदी ही करवा रहे हैं। नए और स्मार्ट शहर बन रहे हैं तो मोदी ही बनवा रहे हैं।
बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो मोदी ही करवा रहे हैं। आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हमारे यहां दशकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है, पॉवर्टी इज अ वर्च्यू। इसी सोच की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने में पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी, उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होता था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है, बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट भी कर रही है। नरेंद्र मोदी का वोट बैंक किसी भी दूसरे वोट बैंक से बड़ा है। मोदी का वोट बैंक किसी भी धर्म के वोट बैंक से बड़ा है, किसी भी जाति के वोट बैंक से बड़ा है, किसी भी वर्ग या समुदाय के वोट बैंक से बड़ा है। मोदी का वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक से भी बड़ा है। मोदी के वोट बैंक का टॉप लाइन लाभार्थी वोट से क्रिएट होता है। यह विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री के नाम के साथ साथ जुड़ा है। फ्री राशन के थैलों पर, आयुष्मान योजना के कार्ड पर, किसान सम्मान निधि वाले मैसेज में, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर जहां भी प्रधानमंत्री का नाम या फोटो आता है वहां मोदी मोदी होने ही लगता है। यूपी हो या बिहार, हरियाणा हो या तमिलनाडु, मोदी की पॉपुलैरिटी के पीछे डायरेक्ट बेनिफिट है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने यहां मोदी के वेलफेयर प्रोग्राम्स को घुसने नहीं दिया, इसलिए बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता काफी हद तक बची रही। घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना, फ्री इलाज के लिए स्वास्थ्य साथी योजना, हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कन्याश्री योजना, विवाह योग्य लड़कियों के लिए रूपाश्री योजना और परिवार की मुखिया महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना। कोई भी राज्य सरकार केंद्र की कॉपी नहीं कर सकती। राज्यों के पास सीमित संसाधन होते हैं। ममता बनर्जी ने कोशिश की, लेकिन दीदी को आखिरकार ये मानना पड़ा कि बंगाल सरकार का खजाना खाली हो गया है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए मांग रहे हैं। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि चाहे तो सिर काट दो, लेकिन डीए नहीं बढ़ा सकती। मोदी वाली कंसिस्टेंसी ममता में नहीं है, इसलिए दीदी को कदम वापस खींचने पड़ते हैं। मोदी बस आगे ही बढ़ते जाते हैं। एक समय था जब भारत पर भरोसा करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता था। हमारी इकोनॉमी हो, हमारा बजट हो, हमारे लक्ष्य हो, जब भी इनकी चर्चा होती थी तो शुरुआत एक क्वेश्चन मार्क के साथ होती थी और उसका एंड भी एक क्वेश्चन मार्क से होता था। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है। हिंदुस्तान की सियासी तस्वीर को देखेंगे तो कई राज्य ऐसे मिलेंगे जहां मोदी विधानसभा का चुनाव तो हार जाते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव कभी नहीं हारते।
हम आपको कुछ उदाहरण देकर बताते हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिले, मगर लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 51% वोट मिल गए। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 33% वोट पाने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 51% वोट हासिल किए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले, लोकसभा चुनाव में 58% वोट मिले। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39% वोट मिले, लोकसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़कर 58% हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में 33% वोट पाने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 51% वोट हासिल किए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 39% वोट मिले थे, लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर 57% रहा। बीजेपी सबसे ज्यादा प्रचार मोदी के नाम का करती है। प्रधानमंत्री खुद भी इस पर बहुत मेहनत करते हैं। नतीजा ये होता है कि वोटर जब वोट देने जाता है तो उसके मन में बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाता है। लोकसभा के चुनाव में यही कंपैरिजन मोदी वर्सेस ऑल हो जाता है। इसीलिए 2014 से मोदी का वोट शेयर लगातार बढ़ता जाता है। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले, 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 37% हो गया। 2024 में टारगेट 50% का है। विरोधी भी मानते हैं कि मोदी 40% वोट शेयर से ऊपर स्कोर करेंगे। पौने 9 साल से सत्ता के शीर्ष पर होने के बाद भी मोदी नए नए थॉट्स के साथ वोटर के मन को हिट कर रहे हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि एक फैंसी सा शब्द है, समाज के हाई इनकम ग्रुप से और उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहां यात्राएं होती रही है। ये हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और वो भी जब संसाधन नहीं थे, यातायात की व्यवस्था ही नहीं थी, बहुत कठिनाई होती थी, तब भी कष्ट उठाकर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे। 4 धाम यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो, 51 शक्तिपीठ की यात्रा हो, ऐसी कितनी ही यात्राएं हैं हमारे आस्था के स्थलों को जोड़ती थी। हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एकता को मजबूत करने का भी काम किया है। मोदी नए थॉट्स पकड़ रहे हैं, विरोधी कहीं न कहीं उलझ रहे हैं। राहुल विदेश में बयान देकर फंस जाते हैं, केजरीवाल सिसोदिया की गिरफ्तारी से उलझ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव सीबीआई के चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। जमीन के बदले रेलवे की नौकरी घोटाले में सीबीआई ने आज दिल्ली में लालू यादव से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। क्या यह भुलाया सकता है? क्या यह भुलाया सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप डॉजियर पब्लिश करते हैं, उस पर ईडी सीबीआई पूछताछ करती है, अचानक उसने आपका पटका पहन लिया कमल फूल का, सारे केस हवा हो गए, चर्चा नहीं है, न ईडी न सीबीआई, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अभी हाल का बता रहा हूं, मेघालय में जाकर होम मिनिस्टर बोल के आया सबसे भ्रष्ट नंबर 1। एक तो उनका नंबर 1 मेरी समझ में नहीं आता, और फिर उसी नंबर 1 के साथ सरकार बना रहे। तो चारा घोटाला कन्विक्शन डन, अलकतरा घोटाला कन्विक्शन डन, रेलवे स्कैम चार्जशीट फाइल्ड, परिवार ट्रायल फेस कर रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम चार्जशीट फाइल, बाकी पूछताछ, अब वहां भी ट्रायल होगा। एक परिवार के लोगों को एक्विटल नहीं हुआ है, लालू प्रसाद समेत, और आप तूफान मचाए हुए हैं। दिल्ली में जब लालू से सवाल जवाब हो रहे थे, तब मोदी पूर्वोत्तर में एनडीए की सरकार बनवा रहे थे। शाम को प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंचे तो वहां सड़क के दोनों ओर लोग इंतजार में खड़े थे। अहमदाबाद में तैयारियां चल रही हैं।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट होने वाला है। उस मैच का उद्घाटन करने के लिए खुद मोदी आ रहे हैं। उनके साथ होंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं तो उनके साथ विश्व के सबसे बड़े इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो मैच देखेंगे। और जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के शौक का भी एक ये विषय है क्रिकेट। और यहाँ इस माहौल में उनके साथ कुछ इनफॉर्मल बातचीत भी होगी, जो कि आगे चल करके दिल्ली में जो सीरियस डिस्कशंस होंगे उनके लिए एक भूमिका भी तैयार होगी। तो ये एक उनकी खासियत है और इसके जरिए वो भारत के जो पोटेंशियल हैं, भारत के जो अट्रैक्शंस हैं, उसको तो शोकेस करते ही हैं, लेकिन साथ साथ एक बॉनहोमी भी क्रिएट करते हैं, जिससे वार्ता का माहौल जो है वो बहुत सुगम हो जाता है। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जैसी सीरियस चीज को भी एकदम नॉर्मल बना देते हैं। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को चुटकियों में समझा देते हैं। हिंदुस्तान के वोटर मोदी की इस खूबी की कदर करते हैं, तभी तो मोदी लगातार जीतते आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, मध्य प्रदेश की सियासत के ये दुर्विरोधी नेता आज एक मंच पर थे, लेकिन ना किसी ने आरोप लगाए, ना किसी ने किसी पर कटाक्ष किया। तस्वीर भी बिल्कुल अलग थी। बीजेपी सरकार के मुखिया के हाथ कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। अर्जुन सिंह की यह प्रतिमा 2019 से तैयार थी। अनावरण को लेकर पिछले 3 साल से कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन आज सियासी मतभेदों से ऊपर उठकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।